Hello students, welcome to the series of UPSC previous year questions from past 20 years और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं 2004 एंड 2005 के क्वेश्चंस। अभी तक हमने जितनी वीडियोस कवर की हैं फ्रॉम 1995 कवर की हुई हैं हमने वीडियोस, एंड इन वीडियोस में आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ले सकते हैं क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक पैटर्न जो है समझ पाएंगे कि किस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और उन टॉपिक्स में से कैसे जो है वो क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इन द लास्ट वन डेकेड which one among the following sectors has attracted the highest FDI foreign direct investment inflows into India? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड है और साथ ही साथ फैक्चुअल भी है। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ करंट अफेयर का आइडिया होना चाहिए, आपको ये फैक्ट जो है पता होना चाहिए कि हाईएस्ट एफडीआई जो है वो किस सेक्टर में गया है। अब यहाँ पर चाहे ये 2004 का क्वेश्चन हो, चाहे ये इस वक्त 2025 का भी क्वेश्चन बना दे, तो इसका आंसर जो है सेम रहेगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो सर्विसेज सेक्टर है। सर्विसेज सेक्टर में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज हमने देखी हैं, स्पेशली इन द लास्ट डेकेड। सर्विस सेक्टर का यहाँ पर 2007 के कॉन्टेक्स्ट में लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई इनफ्लोज, जिसमें से 17.6% टोटल इनफ्लो जो है वो सर्विस सेक्टर में ही आया है। टेलीकम्युनिकेशन जो बाकी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, अब आप देखिए अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है, तो सर्विस सेक्टर में जितना आया होगा उससे सब सेक्टर में उससे कम आया होगा। देन इफ़ यू टॉक अबाउट अदर सेक्टर्स, जिसमें हम केमिकल्स की बात करें तो मात्र 3.82% का ही इनफ्लो आया है। नाउ ऑन दिस नोट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं तो अगेन यहाँ पर क्लियरली ये करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन है। द ऑयल पूल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज डिसमेंटल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब यहाँ पर ये जो करंट अफेयर से भी स्टेटमेंट है, ये एक या तो आपको पता होगी या तो आपको नहीं पता होगी। अगर आपने करंट अफेयर डिटेल में कवर नहीं किया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको पता होगा, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली जो है मैंशनड है कि इस डेट से इसे डिसमेंटल किया। ये नहीं बोला जा रहा है कि डिसमेंटल किया गया है, एक स्पेसिफिक डेट जो है जिसकी वजह से ये कुछ हद तक फैक्चुअल हो जाता है। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। सब्सिडीज ऑन पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन केरोसिन एंड डोमेस्टिक एलपीजी आर बोर्न बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो सब्सिडीज दी जाती हैं पीडीएस केरोसिन और डोमेस्टिक एलपीजी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती हैं। अगर आपको ये फैक्चुअली पता है, मतलब करंट अफेयर के बेसिस पे, तो भी आप इसे सही लगा लेंगे। बट अगर नहीं भी पता है तो ऑल द सब्सिडीज जो बजट में आउटलाइन होती है, तो बजट जब पास्ड होता है अप्रोप्रिएशन बिल, तो वही मैंडेट करता है कि कंसोलिडेटेड फंड से क्या खर्चा होगा। तो यहाँ पे आप स्टैटिक थोड़ा सा पॉलिटी का यूज करके भी इस आंसर पे आ सकते थे। सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। एन एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर R.A. मशेलकर टू फॉर्मुलेट नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी recommended that Bharat Stage 2 emission norms should be applied throughout the country by April 2004। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट्स जो मैं क्लियरली आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये थोड़ा सा आप जैसा कि मैं कहूँ यहाँ पे, सॉरी, ये थोड़े से फैक्चुअल हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये फैक्ट तो सही है कि डॉक्टर R.A. माशेलकर ने यहाँ पर उनके अंतर्गत एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिन्होंने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में रेकमेंड किया कि भारत स्टेज 2 एमिशन नॉर्म्स जो हैं वो अप्लाई कर देने चाहिए। बट यहाँ पे इन्होंने एक जो छोटी सी चीज़ दी हुई ना, बाय April 1, 2004, ये यहाँ पे खेल गए हैं। दे हैव प्लेड विद यू। द फैक्ट हेयर इज कि इट इज़ 2005। बाकी सब इसमें सही लिखा है, तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे अच्छा अच्छा ओके 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 इज करेक्ट, बट बाय द एंड ऑफ इट इफ यू मिस आउट ऑन दिस, आपका आंसर यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2 और 3।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी जो है पिछले लास्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर आप बात करें 2023-24 में आपको ज़्यादा देखने को मिली है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम was launched in 1986 to improve the quality of life of rural people in India। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अच्छा कि ऐसा ऐसा हुआ, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम 1986 में लॉन्च हुआ। हाँ हुआ। किस लिए हुआ? कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है रूरल इंडिया में इंप्रूव हो सके। ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड, रूरल सैनिटेशन इज अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है। ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर हमें एक क्लियरली स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का हम आइडिया ले लें, ये तो ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, करंट अफेयर से, बट दिस पार्ट इज फ्रॉम स्टैटिक। तो द मोमेंट यू गेट दिस रॉन्ग, पहले दो ए बी ऑप्शंस तो वैसे ही नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें कह रहे हैं बोथ ए आर एंड ट्रू। थर्ड, फोर्थ इज इनकरेक्ट बिकॉज आर इज नॉट ट्रू। तो आप इजिली यहाँ पे सी पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। बट यहाँ पे जरूरी है समझना कि रूरल सैनिटेशन एक्चुअली स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? मैंने पहली वीडियोस में भी बोला हुआ है, प्लीज हाईलाइट मार्क दिस पार्ट सो दैट आप इसमें करेक्ट ना ढूंढने लगे, आपको याद रहे कि आप क्या टारगेट कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन आर प्रोवाइडेड 50 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ पर फैमिली एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस। अब यहाँ पर ये जो है ना थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, 50 kg नहीं है वो 5 kg है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अंडर अन्नपूर्णा स्कीम इंडिजेंट सीनियर सिटीजन ऑफ 65 ईयर्स एज और अबव एलिजिबल फॉर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम बट नॉट गेटिंग पेंशन, जो एलिजिबल है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम बट पेंशन नहीं मिल रही है, कैन गेट 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, Ministry of Social Justice and Empowerment has a scheme in which indigent people living in welfare institution like orphanages are given 15 kg food grains per person per month at below poverty line rates. This statement is also correct. And Ministry of HRD gives financial support to midday meal scheme for the benefit of class 1st to 5th student in government and government aided schools. सही है। जब आपने पहले ही स्टेटमेंट डिफॉल्ट निकाल लिया था तो हम यहीं पे भी लॉक कर सकते थे, आंसर जो है हमारा ए हो जाता है। ये सारी स्टेटमेंट करंट अफेयर बेस्ड, सारी स्कीम्स जो हैं उसके बारे में है और उसके प्रोविजंस जो हैं आपको पता होने चाहिए। ये आप क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। India continues to be dependent on imports to meet the requirement of oil seeds in the country because, first, farmers prefer to grow food grains with highly remunerative prices. Second, most of the cultivation of oil seed crops continues to be dependent on rainfall. C. Third, oils from the seeds of tree origin and rice bran have remained unexploited. It is far cheaper to import oil seeds than to cultivate the oil seed crops. ऐसा क्या पूछा गया हमसे कि इंडिया जो है अभी भी इंपोर्ट कर रही है ऑयल सीड्स, क्योंकि, और यहाँ पे रीजंस दिए गए हैं। अब एक रीजन यह है कि फार्मर्स जो है प्रेफर करते हैं कि फूड ग्रेन्स जो हैं जिनके हाईली रेम्यूनरेटिव, जिनमें उनका जो सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होता है वो अच्छा खासा है, तो इस वजह से फार्मर जो फूड ग्रेन्स प्रेफर करते हैं। मेक सेंस। दूसरा, मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड्स क्रॉप्स कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि भाई जितना भी कल्टिवेशन ऑयल सीड्स क्रॉप्स है वो काफ़ी डिपेंडेंट है रेनफॉल पे, इसलिए हमें थोड़ी सी कम प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, इसलिए हम इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं। Oils from the seeds of tree origin
एंड राइस ब्रान रिमेन अनएक्सप्लॉइटेड। जो ट्री ओरिजिन के सीड्स हैं उनसे जो ऑयल निकलता है और राइस ब्राइन से जो ऑयल बना मिलता है वो हमारी इकोनॉमी में अभी अनएक्सप्लॉइटेड है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. दैट इज वाई ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू फुलफिल आर डोमेस्टिक डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन. थर्ड, इट इज फार चीपर टू इम्पोर्ट ऑयल सीड्स देन कल्टिवेट. ये कह रहे हैं कि कल्टिवेट करने से ज्यादा सस्ता इम्पोर्ट करना पड़ेगा. ये स्टेटमेंट जो है गलत है. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है 1, 2 एंड 3. अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया follows a procurement target rather than open-ended procurement policy. Second, Government of India announces minimum support prices only for cereals. अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ओनली फॉर सीरियल्स तो नहीं है. यहाँ पे हमारा जो अनाउंस होता है दैट इज ऑल्सो फॉर शुगर केन. FRP जो है अनाउंस होता है. ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑयल सीड्स भी इंक्लूडेड हैं. ठीक है, तो सिर्फ सीरियल्स के नहीं है. तो सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही मेरा गलत होता है, मैं दो चीजें एलिमिनेट करना चाहूंगी यहाँ पे. ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर TPDS wheat and rice are issued by Government of India at uniform central issue prices to state and union territories. This statement is correct. पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं. रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज अ प्रोक्योरमेंट टारगेट rather than open ended procurement policy. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोक्योरमेंट का एक टारगेट लेती है कि ठीक है हमें 500 मेट्रिक टन जो है प्रोक्योर करना है. ऐसा नहीं कि जितना है सब प्रोक्योर करना है, एक टारगेट लेगी और उसको फुलफिल करेगी. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा C1 and 3. द करेक्ट आंसर हेयर विल बी C1 and 3. सेवेंथ पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The loan disbursed to farmers under Kisan Credit Card Scheme are covered under Rashtra Krishi Bima Yojana of LIC of India. अब अगेन करंट अफेयर थोड़ा बेस्ड क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन दिया जाता है उसका इंश्योरेंस जो है वो राष्ट्र कृषि बीमा योजना जो LIC द्वारा किया गया है उसके अंतर्गत कवर होता है. अब ये स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे थोड़ी गलत है. ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स आर प्रोवाइडेड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ ₹50,000 एंड फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड ₹25,000 फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी. नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर राष्ट्र कृषि बीमा योजना जो है, ये बात तो सही है कि जो भी क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर राष्ट्रीय कृषि योजना के अंदर कवर होते हैं या नहीं होते, बट यहाँ पर जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो दिया जाता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत. यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड का और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कोई लिंकिंग नहीं है. दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट था ही हमारा. तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा हो जाएगा B2 ओनली. राइट, आप देख सकते हैं अगेन थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था. आगे हम बढ़ते हैं. Who among the following is not a member of Investment Commission formed in December 2004? मेंबर के बारे में पूछा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कमीशन के बारे में पूछ रहा है. रिसेंटली बनी है, करंट अफेयर के बेसिस पे है, तो पूछा जा रहा है कौन जो है वो मेंबर नहीं है. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्योंकि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड नहीं है, तो मैं स्ट्रेट अवे आंसर बता देती हूँ. कुमार मंगलम बिरला जो है वो इसके मेंबर नहीं है यहाँ पर. जैसे कि अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट कमीशन जो है जब बनाई गई थी वो 2004 दिसंबर में बनाई गई और रतन टाटा जी, लेट रतन टाटा जी को उसका चेयरमैन बनाया गया. दीपक पारेख और अशोक गांगुली दोनों ही बड़े नाम हैं हमारी इकोनॉमी में, इनको मेंबर्स बनाया गया. बट यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला का नाम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो डी हो जाता है. हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ड्यूरिंग द ईयर 2004 India's foreign exchange reserves did not exceed $125 billion.
मार्क। दूसरे पे आते हैं, द सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर्स ऑफ होलसेल प्राइजेस इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अप्रैल 2000 हैज द ईयर 1993-94 एज द बेस ईयर। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, जस्ट आपने इस साल से पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होते, आपने नहीं भी पढ़ा होता WPI के बारे में, तो आपको पता होता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने का। आप एक लॉन्ग टाइम एनालिसिस ले लेंगे ना, तो कुछ टॉपिक जो है वो ऐसे पकड़ में आपके आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, बट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो ये स्पेसिफिकली 2004 के करंट अफेयर पे बेस्ड है। ये तो स्टैटिक हो गया है, ये 2000 में इंप्लीमेंट हो गया था, बेस ईयर चेंज हो गया था, ये मैं करंट अफेयर से नहीं मानती हूँ। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है 2004 में इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 125 बिलियन US डॉलर मार्क्स से ऊपर नहीं गया। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो बी हो जाएगा, 2 ओनली। अब जैसे कि डेटा अगर आप देखें तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 125 डॉलर मार्क से ऊपर जाता है इन टर्म्स ऑफ बिलियन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट तो हमने देख ही लिया था कि करेक्ट है। अब आते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पर। असर्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स, फुल स्टॉप तो नहीं आएगा यार, रिप्रेजेंट्स अ बेटर पिक्चर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये जो है ये कॉन्सेप्ट वाला है क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहे हैं बैलेंस ऑफ BOP जो है वो कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बेहतर तरीके से दिखाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड से। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम अपना कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। BOP है, इसके 2 बड़े कंपोनेंट्स है, ठीक है। करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में जो गुड्स का ट्रेड होता है, सिर्फ गुड्स का, उसको हम लिखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो ऑब्वियसली इसके अलावा जो सारा ट्रेड है इंक्लूडिंग दिस वो BOP में, तो ऑब्वियसली BOP जो है वो एक बेटर पिक्चर देता है। तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले हमें करेक्ट देखना जरूरी है। अगर दोनों करेक्ट है फिर हमें A और B में चूज करना है। अगर यहीं पे हमें एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट मिल गया तो ईजी हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल आइटम्स जिसको हम कहते हैं गुड्स और इनविजिबल आइटम जिसको हम कहते हैं सर्विसेज, वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट। ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स के एक्सचेंज को अकाउंट में लेता है। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाती है। तो अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट है। अब हमें ये देखना है कि जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का या नहीं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यही बात तो मैंने बोली थी पहले स्टेटमेंट की, BOP में जो है गुड्स और सर्विसेज सारे आ रहे हैं और BOT में सिर्फ गुड्स आ रहे हैं, इसलिए बेटर रिप्रेजेंटेशन देता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर जो है हमारा A हो जाना चाहिए। बोथ A एंड R आर इंडिविजुअली ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 50 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अवेलेबल ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब BSE पूरा नाम जो सेंसेक्स का है वो BSE सेंसेक्स ही है, करेक्ट। एंड दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स जो अवेलेबल हैं उनका ये कलेक्शन होता है। बट इस स्टेटमेंट में एक थोड़ा सा करेक्शन है कि यहाँ पर 30 स्टॉक्स हैं ना कि 50, ठीक है। तो बाकी सब बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे नंबर से खेला गया है, यहाँ पे 30 होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेक्स स्टॉक्स आर असाइन प्रोपोर्शनल वेटेज। तो ये कह रहे हैं कि अगर सेंसेक्स का नंबर हमें देखना है और लेट से वैल्यू 100 है तो इसको हम इक्वली बांटेंगे 30 में एज पर देयर प्रपोर्शन, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट उस पर आते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, द मोमेंट आई हैव डन द फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरा ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। द मोमेंट आई हैव अंडरस्टूड कि सेकंड करेक्ट है
मेरे ये दोनों बच जाएंगे, नन हो नहीं सकता, नन एलिमिनेट हो गया। एट द मोमेंट आई नो कि थर्ड नहीं है, वी कैन अराइव एट आवर आंसर, दैट इज ए। जब हम थर्ड में बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, तो ये गलत है। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1602 में ही बन गया था। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। इंडिया इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। इंडिया इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2000 सीक्स टू अचीव replacement level of fertility by 2010 with a population of 111 crores. This statement is also incorrect. Then आते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे। केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव अ रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिप्लेसमेंट लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का जो रिप्लेसमेंट रेट है वो मेंटेन रहे। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम 3 ओनली का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कुछ एरर्स हो जाते हैं। यहाँ पे आंसर जो है आइडली 3 ओनली ही होना चाहिए। इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री टू प्लान टू अडॉप्ट अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। तो यहाँ पे हम सेकेंड कंट्री जो थे नहीं थे। सेकेंड पे अगर हम आते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी कि यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ले आएंगे, तो ये तो हमने एम किया था, बट हमने इसमें 2010 या ऐसे किसी स्पेसिफिक नंबर का टारगेट नहीं लिया था। थर्ड पे आते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये स्टेटमेंट सही है। केरला को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जब उन्होंने रीच की तो यहाँ पर वो 1988 में ही हो गया था, और वो वहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए स्थिर हो गए थे। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following is the president of FICCI? अब यहाँ पर ये तो क्वेश्चन करंट अफेयर का है, ठीक है। ये वो वाले क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। कॉन्सेप्ट आने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर मैं सीधा सीधा बता देती हूँ। ओनकार एस कुंवर जो हैं वो प्रेसिडेंट के हैं FICCI इन 2005। और अगर हम इस वक्त की बात करें, हर्षवर्धन अग्रवाल जो हैं करंट प्रेसिडेंट हैं, और इनको ये जो रोल है वो 2024-25 के टर्म के लिए मिला हुआ है। अगर मैं FICCI की बात करूं तो ये 1927 में ही इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका मेन काम क्या है? ये एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये रिप्रेजेंट करती है इंडिया के बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने सारे क्वेश्चंस ऑफ 2004 एंड 2005। आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस में थोड़ी सी क्लैरिटी जो है मिली है in terms of analysis and understanding. We'll continue our series. For any doubts or concerns, you can drop a comment in the comment section. For more such videos and content related information, you can subscribe to our YouTube channel of Churl Academy. That was all from my side. Thank you so much.